गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसके अंदर वेजाइना और यूट्रस कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट क्लास इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर में अपन ने फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था कि फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं। फैलोपियन ट्यूब नंबर में 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये एक सिंगल साइड की फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है वो एक्सटेंडिंग कहाँ से होती है? ये यूट्रस है, यूट्रस के लेटरल साइड से जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? कोर्नू बोलते हैं। जहाँ से फैलोपियन ट्यूब अराइज होती है उस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं? कोर्नू, कोर्नू ऑफ द यूट्रस। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब अराइज होती है। इस फैलोपियन ट्यूब की लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होते हैं और ये स्लाइटली अपनी अपवर्ड पोजीशन के अंदर होती है और ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इनफंडी ये जो अपनी फैलोपियन ट्यूब है वो स्लाइटली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से भी एक्सटेंड होते हुए वापस डाउनवर्ड अपने पेल्विक कैविटी के अंदर आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इंट्राम्यूरल, सेकेंड इस्थमस, थर्ड एम्पुला और फोर्थ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। नेक्स्ट इंट्राम्यूरल पार्ट है वो कहाँ से अराइज होता है, यानी ये क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट है। इंट्राम्यूरल पार्ट है वो फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी है। ध्यान में रखना, इंट्राम्यूरल पार्ट है, इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है और ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। लेकिन बाकी के और जो रिमेनिंग पार्ट हैं इनकी वजह जो फैलोपियन ट्यूब की जो वाल होती है उस वाल की मोटाई सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इंट्राम्यूरल पार्ट की होती है, 1 mm। इंट्राम्यूरल पार्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जबकि जो वाल है उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इंट्राम्यूरल पार्ट की होती है। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ में अटैच है? अपने यूट्रस के साथ में अटैच है। तो इसकी वजह से इसका जो अटैचमेंट है वो उसकी मसल्स वाल और वो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे उसकी क्या होती है? ज़्यादा थिकनेस होती है। कौन से पार्ट की? इंट्राम्यूरल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, लेंथ 1.25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना, जो वाल है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 1 mm। नेक्स्ट पार्ट है इस्थमस। इंट्राम्यूरल पार्ट है उसके जस्ट असेंडिंग पार्ट है वो आगे वाला पार्ट है, लेटरल साइड की ओर ओरिजिनेशन है। कौन सा पार्ट है? इस्थमस। नेक्स्ट एम्पुला। इस्थमस है उसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट एम्पुला 5 सेंटीमीटर और ये अराउंड 3.5 सेंटीमीटर इनफंडिबुलम। नेक्स्ट
इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। इस्थमस है वो इंट्राम्यूरल और एम्पुला के मिड में प्रेजेंट होता है और इसकी जो वाल की थिकनेस है वो इंट्राम्यूरल की बजाय स्लाइटली कम होती है और सबसे कम थिकनेस है वो किसकी होती है, एम्पुला पार्ट की होती है। एम्पुला पार्ट की होती है। एम्पुला पार्ट इस्थमस पार्ट के फर्स्ट इंट्राम्यूरल पार्ट, सेकेंड इस्थमस, थर्ड एम्पुला और फोर्थ इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम के साथ में जो अटैच्ड ऑर्गन है वो कौन सा है, ओवेरी, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। एम्पुला पार्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। जो फेलोपियन ट्यूब है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और सबसे थिनेस्ट पार्ट है, यानी बाकी के जितने भी जो पार्ट हैं उनकी बजाय इसकी जो वाल है उसकी थिकनेस है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि लंबाई है वो इनकी बजाय एम्पुला पार्ट की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट असेंडिंग पार्ट है डाउनवर्ड की तरफ, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम बोलते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या करते हैं, इस ओवेरी को कैच किए रखते हैं और ओवेरी है वो लिगामेंट के साथ में अपने यूटेराइन कैविटी जो उसके अंदर क्या होता है, अटैच्ड होती है, उसके वहाँ पे अडहेर होती है और उसको कैच किए रखता कौन है, इन्फंडिबुलम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अराउंड 15 to 20 क्या होते हैं, 15 से 20 इसके ऊपर फिम्ब्रियाज होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिया अपन जिसको बोलते हैं, ये फिम्ब्रिया इस ओवेरी को कैच किए रखती हैं। लेकिन एक फिम्ब्री है वो सबसे लंबी होती है। एक फिम्ब्री है, बाकी की जितने भी फिम्ब्रिया उनकी बजाय एक फिम्ब्री है वो ज़्यादा सबसे बड़ी होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्री। इसको ओवेरियन फिम्ब्री बोलते हैं। ये ओवेरियन फिम्ब्री है ये वो क्या काम करती है, ओवेरियन फिम्ब्री है वो जैसे ही ओवेरी के साथ में अटैच होता है, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ओवम है वो रिलीज हो जाता है। जो मेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं रप्चर होने के बाद, उसके बाद में जहाँ से जो ओवा या ओवम का रिलीज होता है उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं। यानी कि ये फिंगर माना कि ओवेरियन फिम्ब्री है, तो जैसे ही ओवेरी से ओवम का रिलीज होता है तो इसको कैच करने का काम कौन सी फिम्ब्री करती है, ओवेरियन फिम्ब्री इसको कैच करने का काम करती है। और फिर ये कैच करके क्या लेके आती है, इसको कौन से पार्ट में लेके आती है, ओवम को अपने एम्पुला पार्ट के अंदर लेके आती है। एम्पुला पार्ट है उसके अंदर ओवम है वो आ जाता है और जब भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म अंदर इंटर होते हैं। बहुत सारे स्पर्म है वो क्या होते हैं, अंदर इंटर होते हैं। लेकिन वो बहुत सारे स्पर्म इंटर भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पर्म है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। कुछ की शेप साइज सही नहीं होती है, कुछ है वो इमेच्योर होते हैं, कुछ की एनर्जी है वो यानी कि उसके अंदर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया वो पहले क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्पर्म है वो अंदर अपने इंट्रायूटेराइन कैविटी के बाद में अपनी फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने इस एम्पुला पार्ट के अंदर आते हैं। अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वहाँ पे ओम अगर प्रेजेंट होता है उस दौरान वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, जो वेदन क्षमता है वो इसकी जिस ओम की ज़्यादा होती है वो फर्स्टली जो ओम यहाँ पे आके इस ओम के साथ में अटैच होता है और इसके साथ में क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर वहाँ पे ओम नहीं होता है, स्पर्म आ जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी होता है फर्टिलाइजेशन, जब ओम और स्पर्म दोनों का ही फ्यूजन होता है, और जब दोनों में से एक नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। और ये एम्पुला पार्ट है, इसी के अंदर ही क्या होता है, ओम आके स्टे करता है, ओम आके रुकता है। लेकिन इस ओवेरी से इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओम का मूवमेंट कौन करवाता है,
इस इनर मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है फैलोपियन ट्यूब की, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब में भी जैसे अपनी इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वैसे इसमें एक वेव लाइक मूवमेंट होते हैं। और सीलिया भी क्या करते हैं, इसके अंदर मूवमेंट करते हैं ताकि आगे की तरफ फॉरवर्ड पासिंग हो जाती है किसकी, ओम की। और कहाँ पे आके स्टे होता है, एम्पुला पार्ट के अंदर आके स्टे होता है। इसी वजह से अगर यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो एक डिजीज कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो इधर से स्पर्म आता है, इधर से ओम आता है, एम्पुला के अंदर आके इस पार्ट के अंदर आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर सीलियरी एक्शन कम होता है या फिर नहीं होता है तो जैसे ही 3 to 5 डेज होने के बाद ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कहाँ पे आता है, इंट्रायूटेराइन कैविटी में। और यहाँ के आके प्लेसेंटल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आके वे अपनी पूरी 40 वीक्स तक क्या करते हैं, 37 to 40 वीक्स जो नॉर्मल गेस्टेशनल पीरियड होता है मैच्योर होने का, उसके दौरान यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो बेबी ग्रो करता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बनाता वो इंट्रायूटेराइन कैविटी में अगर सीलियरी एक्शन कम होने की वजह से या फिर न होने की वजह से अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे अकर हो जाती है, एम्पुला पार्ट में ही अकर हो जाती है। तो इस वजह से ये धीरे धीरे अगर अपना शेप एंड साइज़ के अंदर वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इंक्रीज होगा, और जैसे ही इंक्रीज होता रहेगा तो ट्यूब है वो एक एनलार्ज्ड पोजीशन के अंदर आ जाती है, जिसके कारण ये इसकी वाल भी थिक होती है। अगर ये धीरे धीरे अगर अपन इसको क्या नहीं करते, अबॉर्ट नहीं करते, इसको रिमूव आउट नहीं करते इस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को, तो ये अपनी फैलोपियन ट्यूब है उसको क्या कर सकता है, रप्चर भी कर सकता है। और अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइप की प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे इन्फंडिबुलम की। ये जो 4 पार्ट हैं, फर्स्ट इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, इंट्राम्यूरल पार्ट, लेंथ 1.25 सेंटीमीटर। और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, एम्पुला, जिसकी लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवेरी की। ओवेरी भी क्या है, पेयर्ड ऑर्गन है, ओवेरी भी पेयर्ड ऑर्गन है। इसका वेट है वो 0.6 ऑन्स है। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर और इसकी वाल है उसकी थिकनेस क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर है और ये इसका वेट है। और क्या है, पेयर्ड ऑर्गन, पेयर्ड ऑर्गन है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, मेन फंक्शन ओम यानी ओवुलेशन, फॉर्मेशन भी करता है ओम का और वहाँ पे रिलीज भी करता है। ये दोनों काम कौन करता है, ओवेरी ही करती है। और ओवेरी का एक मेन इंपॉर्टेंट काम और है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उन हार्मोन का सिक्रीशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ओवेरी के द्वारा ही किया जाता है। हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ओवेरी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, ओवेरियन एंड यूटेराइन आर्टरी। और विनस ड्रेनेज भी किसके द्वारा होता है, ओवेरियन और यूटेराइन आर्टरी के द्वारा ही इसका क्या होता है, विनस ड्रेनेज होता है। और ओवेरी को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ओवेरियन आर्टरी। और जो इसका विनस ड्रेनेज है वो भी किसके द्वारा होता है, ओवेरियन वेन के द्वारा इसका विनस ड्रेनेज होता है। और नर्वस सप्लाई ओवेरी को किसके द्वारा होती है, वेगल स्टिमुलेशन के द्वारा, यानी वेगस
नर्व के द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई होते हैं। ये ऑर्गन्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।